हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपना करेंगे परक्विजिट कंप्लीट और उसके बाद जो रिटायरमेंट बेनिफिट की टैक्सेबिलिटी है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन सेक्शन 10 सब सेक्शन 5। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कोई भी अमाउंट पे कर रहा है घूमने फिरने के लिए, तो हमने उसको कितना पार्ट टैक्सेबल करना है और कितना एग्जाम हम अब ये देखेंगे। तो अगर आपने ट्रैवल इंडिया में किया है, ये एग्जाम्शन भी तभी है, अदरवाइज आपको कोई एग्जाम्शन नहीं मिलने वाली अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं। तो पहला क्या है, अगर आपने एयर से ट्रैवल किया है तो आपको उसकी इकोनॉमी क्लास का या फिर जितना अमाउंट आप खर्च कर रहे हैं, अमाउंट स्पेंड विच एवर इज़ लोअर विल बी द एग्जाम्ड एंड अदर पार्ट विल बी टैक्सेबल। अगर आपने यही रेल से की है ट्रैवल या फिर किसी और मोड से, लेकिन जहाँ पर आपने डेस्टिनेशन था आपका घूमने का वो कनेक्टेड था बाय रेल, तब हमने क्या लेना है, एसी फर्स्ट क्लास का रेंट फेयर ले लेना है, वो भी शॉर्टेस्ट रूट हम देखेंगे। और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज़ लोअर विल बी एग्जेम्प्टेड एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल। उसके बाद अभी तो हमने कहा कि कनेक्टेड था रेल से, ये कौन सा है अगला केस, नॉट कनेक्टेड बाय रेल। तब हमने दो चीज़ें देखनी है कि क्या वहाँ पर कोई और रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट करता है। तो अगर करता है रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट, तो हमने उसका फर्स्ट क्लास और डिलक्स फेयर दोनों में से कोई भी अवेलेबल होगा उतना अमाउंट हमने क्या कर देना है, एग्जाम्प्ट कर देना है। अगर नो रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट देन एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर तक का अमाउंट क्या मिल जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ये तीनों केसेस हमने कवर कर लिए। बाय एयर है तो इकोनॉमी क्लास और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लोअर, कनेक्टेड बाय रेल है तो एसी फर्स्ट क्लास और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लोअर, और नॉट कनेक्टेड बाय रेल अभी हमने डिस्कस किया, रिकॉग्नाइज्ड है या फिर नॉट रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट। और एग्जाम्पशन कितनी अलाउड होगी, कितनी बार, 2 बार अलाउड होगी 4 साल में 2 बार। और उस 4 साल को हम बोलते हैं ब्लॉक ईयर, और ब्लॉक ईयर जो करंट का चल रहा है वो 2018 और 2021 चल रहा है, मतलब, और ये जनवरी से दिसंबर होता है, कैलेंडर ईयर होगा ना कि फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने 4 साल में एक जर्नी की, अभी आपको लास्ट में लगा कि ये करनी चाहिए लेकिन आप नहीं कर पाई, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ एक जर्नी को अपने अगले साल 1 साल तक के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए 2018 और 21 तक आपने सिर्फ एक जर्नी की और 2021 की एक जर्नी बच गई आपकी, तो आप ये 2022 में अवेल कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी और एक्चुअल जर्नी परफॉर्म की होगी तभी एग्जाम्पशन है, अदरवाइज फुली अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब एक्चुअली जर्नी का आपको कोई डॉक्यूमेंट या प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद ये शॉर्टेस्ट रूट ही होगा, जो भी हमने बात करी है, कोई भी फेयर लेना है शॉर्टेस्ट रूट का लेना है। तो फैमिली में वही है, स्पाउस आ जाएगा, वो खुद आ जाएगा, उसके पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर तभी आएंगे जब वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। अब यहाँ चिल्ड्रन कितने लेने हैं, 2 चिल्ड्रन ही लेने हैं, लेकिन मल्टीपल बर्थ है अगर 1/10/1998 के बाद तो वो कंसीडर कर लिया जाएगा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक ए से बी तक जाना है एम्प्लॉई ने, डेस्टिनेशन क्या है, बी पॉइंट। तो यहाँ पर कोई भी रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता, एम्प्लॉयर ने उसे पे किया है, एम्प्लॉय को 3000 रुपीज़ पे किए हैं इसके लिए। तो एसी फेयर रेलवे का अगर बनता तो बनता 2800, तो 2800 क्या हो जाएगा, एग्जाम्ड, बाकी 200 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो ये था हमारा एलटीसी का। अब हम देखते हैं ट्रैवलिंग, टूरिंग और अकोमोडेशन। यहाँ पर वो मनी प्रोवाइड कर रहा था कि आपने एलटीसी लिया आपको मनी मिल रहा है। अब यहाँ पर है कि फैसिलिटी मिल रही है कि आप उसके व्हीकल्स का यूज़ कर कर आप टूर और ट्रैवलिंग पर जा सकते हैं। अगर तो देखिए टूर ट्रैवलिंग की जो सर्विसेज हैं वो यूनिफॉर्मली सभी एम्प्लॉयज़ को दी जा रही हैं, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो एम्प्लॉयर का इनकर्ड हुआ है वही आपकी परक्विजिट की वैल्यू बन जाएगी। अदरवाइज अगर सभी को यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं हो रही वो सर्विसेज, तो क्या करना है, अगर वही सर्विस अगर वो पब्लिक से चार्ज करता तब क्या अमाउंट चार्जेबल होता आपसे, तो वही अमाउंट क्या बन जाएगा आपके हाथ में, परक्विजिट की वैल्यू। अगर तो देखा जाए तो अगर वो ऑफिशियल टूर पर गया है तब तो परक्विजिट की वैल्यू बनती ही नहीं है, क्योंकि ये बेनिफिट आपका नहीं है, आपके एम्प्लॉयर का ही है। लेकिन अगर कोई फैमिली मेम्बर भी चला गया है, ऑफिशियल टूर पे थे आप, तो उस फैमिली मेम्बर पर जितना अमाउंट स्पेंड किया होगा वो आपकी परक्विजिट की वैल्यू है। अदरवाइज ऑफिशियल टूर पर गए थे, मान लीजिए कि आपको लगा कि मैं 2 दिन और रुक जाता हूँ वहाँ पर, तो आपने उसको वकेशन में एक्सटेंड कर लिया, तो जितना वकेशन पार्ट पर एक्सटेंडेड पीरियड पर अमाउंट एम्प्लॉयर ने खर्च किया होगा वो आपकी परक्विजिट की वैल्यू है और आपके हाथ में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी।
नेक्स्ट है गिफ्ट वाउचर या टोकन, किसी भी तरीके का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर देता है तो अगर तो देखिए कैश दिया है एम्प्लॉयर ने एज ए गिफ्ट, फुली टैक्सेबल है। अगर काइंड दिया है मतलब कुछ और गिफ्ट मिल रहा है, वॉच मिल रही है या फिर मान लीजिए मोबाइल मिल रहा है, तो अप टू 5,000 तक क्या हो जाएगी, एग्जाम्शन है। लेकिन अगर गिफ्ट का अमाउंट 5,000 रुपये से ज़्यादा हो गया तो एग्जाम्शन आपको मिलेगी 5,000 तक। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा उसके ऊपर आपका टैक्सेबल लग जाएगा, मतलब परक्विजिट की वैल्यू एक्सेस अमाउंट हो जाएगा और उसमें सैलरी में ऐड होगा। लाइक एक्स ने मोबाइल दिया है अपने एम्प्लॉय को जिसका अमाउंट है 10,500। अब 10,500 में से 5,000 माइनस कर दिया जाए तो कितना रह जाएगा, 5,500 विल बी टैक्सेबल इन हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो ये था गिफ्ट वाउचर या फिर टोकन दिया जाता है। तो नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एक जरिया है जिसमें एम्प्लॉय अपना अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, साथ में एम्प्लॉयर एज पर लॉ कंट्रीब्यूट करेगा। अब ये 4 तरीके के हैं, 4 टाइप हैं इसके। सबसे पहला है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 में बना है। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर अप्लाई होगा, लाइक लोकल बॉडी हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन पर होता है SPF। उसके बाद RPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कौन सा है, जो कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ है। ये किन पर अप्लाई होगा, जहाँ पर 20 और मोर एम्प्लॉयज़ होंगे एस्टैब्लिशमेंट में, या फिर RPF उसको भी बोला जाता है जो कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने रिकॉग्नाइज कर दिया है। अगर कमिश्नर ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है तब उसे क्या बोलते हैं, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इसके अलावा फोर्थ एक और प्रोविडेंट फंड है जिसे हम बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नाम से ही पता लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति जाकर किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या नेशनलाइज बैंक की ब्रांच में जाकर अपना एक प्रोविडेंट फंड खोल सकता है, उसमें अमाउंट डिपॉजिट करवा सकता है। तो उसको मिनिमम 500 रुपीज़ जमा करवाने होंगे हर साल, या फिर मैक्सिमम वो करवा सकता है 1,50,000 पर एनम करवा सकता है। जो इस पर इंटरेस्ट की अर्निंग होती है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर क्या हो जाती है, एग्जैम्प्ट हो जाती है, और अमाउंट भी ATC के अंदर डिडक्टेबल होता है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रोविडेंट फंड की टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। सबसे पहले हम उठाएंगे SPF स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। 4 पार्ट में हर एक फंड को डिवाइड कर चलेंगे, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट एंड लमसम विड्रॉ। लमसम कब, जब उसको बंद किया जाएगा या फिर किसी भी तरीके से रिटायरमेंट पे आपको अमाउंट मिल जाता है तब क्या टैक्सेबिलिटी होगी। तो पहले तो है SPF में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब आपकी सैलरी में ऐड ऑन नहीं होगा। जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ATC के अंदर डिडक्शन मिलेगी क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी की ही एप्लीकेशन है एक तरह से, ठीक है। और जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं है। और लमसम विड्रॉ भी क्या हो गया, एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11। तो SPF में कुछ भी आपके पास टैक्सेबल नहीं है, चाहे वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है या फिर उसके ऊपर कोई भी आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, और चाहे वो अब आप उसको विड्रॉ भी कर लेते हैं लमसम अमाउंट, तब भी वो क्या है, फुली एग्जम्प्ट है। अब आते हैं RPF पर, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो सबसे पहला एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर ये क्या है ग्रेटर देन 12% ऑफ सैलरी है, तो जो एक्सेस अमाउंट है मतलब 12% से ज़्यादा वाला अमाउंट है वो एम्प्लॉई की सैलरी में ऐड होगा और टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन एप्लीकेशन है सैलरी की, तो सैलरी में ऐड होने का क्वेश्चन अराइज नहीं होता, लेकिन क्या उसको डिडक्शन मिलेगी, यस, ATC के अंदर उसको डिडक्शन मिल जाएगी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की। उसके बाद इंटरेस्ट, अब जो कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो अगर ग्रेटर देन है 9.5% पर एनम की रेट से, तो एक्सेस अमाउंट जो कि इस रेट से ज़्यादा का क्रेडिट होगा आपके फ़ंड में वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जिस साल में इंटरेस्ट लग रहा है उस ईयर में आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। अब आ जाता है लमसम विड्रॉ। तो विड्रॉल के लिए RPF में क्या है, कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, अदरवाइज़ क्या है, फुली एग्जैम्प्ट है। वो कंडीशंस क्या हैं, अगर तो जो RPF है 5 ईयर कंटिन्यू सर्विस करने के बाद विड्रॉ किया जाता है तो क्या है, फुली एग्जैम्प्ट।
इल हेल्थ की वजह से विड्रॉल है तब भी एग्जाम। डिसकॉन्टिन्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर बिजनेस, मतलब जिसमें आप काम कर रहे थे वो बिजनेस ही बंद हो गया तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट होगा जो भी विड्रॉ आप का अमाउंट हो गया, चाहे वो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है या फिर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है या इंटरेस्ट है। फिर ट्रांसफ़र टू अदर आरपीएफ, मान लीजिए कि आप एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर के पास चले गए तो आपका पहले वाला आरपीएफ क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे एम्प्लॉयर के पास आरपीएफ में। तो क्या है, आरपीएफ से आरपीएफ में जा रहा है तो क्या एग्जाम्शन है। सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल है एम्प्लॉय की, मतलब अब उसके बस में नहीं था कि उसको विड्रॉ करना पड़ रहा है या उसको मिल गया है अपने आप ही, तो क्या है वहाँ पर भी एग्जाम्प्ट है। अगर इनके अलावा कोई और केस है तो टैक्सेबल होगा। कैसे टैक्सेबल होगा, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो एज ए प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, तो अभी तक के लिए सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना ऐड होगा, जो हमने 12% पहले टैक्सेबल नहीं किया वो वाला पोर्शन, इंटरेस्ट जो 9.5% तक हमने टैक्सेबल पहले नहीं लगाया था तो 9.5% तक क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो थी बात एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और उसके कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट, मतलब एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट की बात। अब इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो इस प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी था, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो वो टैक्सेबिलिटी क्या है उसकी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर वो टैक्सेबल बन जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा प्रोविडेंट फंड जो था हम पढ़ रहे वो था अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, मतलब हर साल अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉई को क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड फंड है तो वहाँ पर भी एटीसी की डिडक्शन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट भी टैक्सेबल नहीं होगा। ये तो था कि ईयर वाइज क्या करना है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं करना, कोई डिडक्शन नहीं देनी, लेकिन जब विड्रॉ का टाइम आएगा, जब वो बंद हो जाएगा उसका प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज्ड है जो कि, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट है जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे, वो तो हो जाएगा फुली टैक्सेबल। तो व्हाट अबाउट द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी एज ए सैलरी टैक्सेबल हो चुका है, वो तो उसने एप्लीकेशन की है कि उसने प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया उसके ऊपर इंटरेस्ट की जो अर्निंग की है वो कैसे टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये हम विड्रॉल के टाइम की टैक्सेबिलिटी पढ़ी है हमने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अदरवाइज उसको कोई भी ईयरली डिडक्शन नहीं मिलती, ना ही ईयरली टैक्सेबिलिटी अराइज होती है। तो नेक्स्ट है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता क्योंकि ये तो पब्लिक ने अपने आप ही खुलवाया है किसी भी बैंक, नेशनलाइज बैंक के पास जाकर, तो जो इसकी डिडक्शन है वो 80C के अंदर आपको मिल जाएगी। लेकिन जो इंटरेस्ट है और जो लमसम विड्रॉल है वो फुली एग्जाम्प्ट है सेक्शन 10 के अंदर। तो पीपीएफ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, चाहे वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो एप्लीकेशन 80C में जाकर डिडक्शन ले लेगा, इंटरेस्ट और लमसम फुली एग्जाम्प्ट है। अब हम यहाँ पर जो आरपीएफ में हमने बोला कि 12% ऑफ सैलरी, तो सैलरी की डेफिनेशन क्या होगी, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट प्लस कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो ये थी सैलरी की डेफिनेशन। तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले बेसिक सैलरी है किसी पर्सन की 10,000 पर मंथ, डीए मिल रहा है 1,000 पर मंथ, कमीशन उसको फिक्स्ड मिल रही है, देखें 2,000 पर मंथ, 2,000 पर ईयर ही है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है 2,000 पर मंथ, एक्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है 20,000, एम्प्लॉयर ने भी उतना ही कंट्रीब्यूट किया है 20,000। कंप्यूट द सैलरी इफ प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या फिर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। तो सबसे पहले क्या है, बेसिक सैलरी उठाएंगे। सैलरी कैलकुलेट करने के लिए बेसिक कितनी हो जाएगी, 10,000 मल्टीप्लाई 12, 1,20,000 इन बोथ केसेस। कमीशन मिल रही है उसको 2,000 फिक्स्ड, तो 2,000 रुपये दोनों में ऐड कर देंगे। अलाउंसेज मिल रहे हैं 1,000 पर मंथ, तो डीए हो जाएगा 12,000 इन बोथ केसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंस 2,000 पर मंथ है, तो 12 मल्टीप्लाई 2,000, 24,000 बोथ केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा। ये एक प्राइवेट एम्प्लॉय हम मानकर चल रहे हैं। उसके बाद एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट करते हैं, 20,000 दोनों में कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट केस रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का है, तो का कंट्रीब्यूशन कितना है 20,000, 12% सैलरी माइनस करेंगे, 12% सैलरी कितनी है 1,20,000 बेसिक प्लस
प्लस कर लेंगे DA 12,000 जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए काउंट होगा। उसके बाद 1,20,000 प्लस 12,000 बन जाएगा 1,44,000। इसका 12% ले लेंगे, कितना आ जाएगा 15,840। अब यहाँ पर देखिए हमने कमीशन क्यों नहीं ली, क्योंकि ये क्या है, फिर कौन सी लेनी होती है, एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो यहाँ पर 20,000 में से 15,840 माइनस कर देंगे तो एक्सेस अमाउंट कितना है 4,160। तो ये ऐड हो जाएगा केस फर्स्ट में। और सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ विड्रॉल के टाइम पर ही टैक्सेबिलिटी देखते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। तो यहाँ पर टैक्स पोर्शन कितना आ जाएगा प्रोविडेंट फंड का, नील आ जाएगा। फर्स्ट केस का टोटल करने पर आ जाता है 1,62,160 एंड सेकंड केस में 1,58,000 टैक्सेबिलिटी बनती है किसी की टोटल सैलरी की। तो ये था हमारा प्रोविडेंट फंड और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमने अभी बात की है एंटरटेनमेंट अलाउंस की। एंटरटेनमेंट अलाउंस आता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। अब ये किसके लिए एग्जाम्पशन है, यहाँ पर एग्जाम्पशन है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। कितनी एग्जाम्पशन है, जितना अलाउंसेस रिसीव होगा एंटरटेनमेंट अलाउंस 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी एंड 5,000 ले लीजिए। इन सब में से तीन लिमिट्स पढ़ी अभी हमने, इसमें से जो लोअर होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। किसके लिए, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स देखते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पर प्रोफेशनल टैक्स पे कर दिया है तो आपने सैलरी में उसे ऐड कर लेना है, क्योंकि कुछ बेनिफिट मिला है आपको। फिर आपने ग्रॉस सैलरी जब निकाल लेंगे तो आपने डिडक्ट कर देना है सेक्शन 16 के अंदर जितना प्रोफेशनल टैक्स पे किया है, मतलब डिडक्शन मिलेगी आपको पेमेंट बेसिस पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने प्रोफेशनल टैक्स जो कि प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20 का था पेमेंट करते हैं आप प्रीवियस ईयर 2020 और 21 में, तो आपको डिडक्शन प्रीवियस ईयर 2020 और 21 में मिलेगी, ना कि 19 एंड 20 वाले प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस या फिर मेडिकल रिम्बर्समेंट की डिडक्शंस मिलती थी, उनको छोड़कर उनको हटा दिया गया है और क्या कर दिया गया है, एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड अमाउंट आपको एज ए डिडक्शन अलाउड कर दिया गया है, जो कि लास्ट ईयर था 40,000, प्रीवियस ईयर 19 एंड 20 के लिए अमाउंट बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलेगी 50,000 और एक्चुअल सैलरी विच एवर इज़ लोअर आपको डिडक्शन एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्वेट इक्विटी शेयर या फिर ESOP आपको देता है एम्प्लॉयर। तो अगर आपका एम्प्लॉय आपको क्या दे रहा है, इक्विटी शेयर्स दे रहा है या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का प्लान दे रहा है, मतलब आप अपना ऑप्शन एक्साइज कर सकते हैं, तो FMV ऑन द एक्साइज डेट, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू ऑन एक्साइज डेट माइनस कर देंगे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय ने कोई भी अमाउंट पे किया है तो बाकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी परक्विजिट की इन ईयर ऑफ अलॉट टैक्सेबिलिटी अराइज होगी, क्योंकि जब तक आपके नाम शेयर्स ही नहीं होंगे तो तब तक टैक्सेबिलिटी भी नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर ने 1,000 शेयर दिए हैं और कहा है कि 25 रुपीज़ पर शेयर चार्ज किया जाएगा, तो जिस दिन एम्प्लॉय ने उसे एक्साइज किया है तो 125 है FMV जो है उसकी। तो टोटल FMV क्या है ऑन द डेट ऑफ एक्साइज 125 मल्टीप्लाई 1,000 1,25,000। अमाउंट चार्ज कितना किया गया 25 मल्टीप्लाई 1,000 25,000, तो टोटल 125,000 माइनस 25,000 1 लाख रह गई है, जो कि है परक्विजिट की वैल्यू टैक्सेबल इन हैंड ऑफ एम्प्लॉय। एक पॉइंट हमारा रह गया था कि अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ट्रांसफ़र हो जाता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में तो टैक्सेशन कैसे होगा। तो हमने उस फंड को जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड है ये माने अगर कि वो डे 1 से ही क्या होता, रिकॉग्नाइज्ड होता, तो टैक्सेशन कैसे होता। तो वो टैक्सेबल पोर्शन हमने हर ईयर का निकाल कर सैलरी में ऐड कर लेना है और टैक्सेबल कर देना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। In case you have any query, please write in comment section. So thank you so much for watching my video. Please keep subscribe, like and share. Thank you.